तो रास्ते में चलते चलते तुम्हारे पास टाइम हो और एक कुत्ता तुम्हें दिख जाए, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करना। किसी भी से तुम अगर सही रेस्पॉन्स चाहते हो तो कभी भी तेजी से नहीं, मतलब बहुत धीरे से अप्रोच करना चाहिए उसको, मतलब डराना नहीं है उसको। अगर तुम उसको डराओगे नहीं तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। डेट लगाओ। लेक्चर नंबर रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। डायग्राम तुमको रीड्रॉ करना है, जो कल डायग्राम बना लिया था। मेक इट अगेन फॉर प्रैक्टिस, इट इज नेसेसरी, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है और बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी इसके पूछे जाने की। यही तैयार हो जाएगा तुम्हारा। प्रिंसिपल सेक्शन ABC is प्रिंसिपल सेक्शन। स्पीडली बनाओ क्योंकि एक बार बना चुके हो। इंसिडेंट रे PQ, नॉर्मल N1, रिफ्रैक्टेड रे QR, इमर्जेंट रे RS, नॉर्मल N2, ये एंगल थीटा, ये पॉइंट है स्मॉल d, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा जो रिएक्शन था वो समझ में नहीं आया। रीजन क्या हो? अच्छा, वो तुम ट्यून सुन ली तुमने ऐसा, तो उससे पहले ओमपुर हुआ था, उसमें क्या हुआ? तो उससे पहले कोई म्यूजिकल ट्यून थी, उससे क्या हुआ? इट डजंट मैटर। ये बताता है, ये नहीं बताता कि मैं देशभक्त हूं, ये बताता है कि मुझे पसंद क्या है, मेरी पसंद बताता है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये स्ट्रेट चली गई होती। प्रिज्म ने इसको बेंड किया तो जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन E, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ इमर्जेंस E, छोटा e। Here it is R1, R2, I minus R1, E minus R2। डायग्राम कंप्लीट हो गया। प्रिज्म एंगल बाकी है, कैपिटल ए। अब हम डेरिवेशन कर सकते हैं। तो तुम लिखोगे considering refraction through principal section ABC, considering refraction through principal section ABC of a prism, comma, from figure deviation can be written as delta equal to, mathematical theorem लगा दी, exterior angle equal to sum of interior opposite angles, I minus R1 plus E minus R2। rearrange किया, delta equal to I plus E एक साथ minus
R1 प्लस R2 एक साथ, इक्वेशन 1। क्लास लैब के लिए जब हमने डेरिवेशन किया था तुम्हें पता है कि हमने R1 R2 को हटाने के लिए एक्सरसाइज की थी, मैंने होमवर्क दिया था तुमको कि R हटाओ, क्योंकि R अंदर था तो तुम्हें 10 की टर्म्स में, n की टर्म्स में एक्सप्रेशन निकालना था। यहाँ पर भी R1 R2 को हटाना है। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल QDR, Q बड़ा, D छोटा, R बड़ा, R1 प्लस R2 प्लस थीटा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, और R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस थीटा, इक्वेशन 2। Also in quadrilateral, छोटा a बड़ा Q, छोटा d बड़ा R, AQDR, चारों एंगल का सम होगा 360, a प्लस नॉर्मल वाला 90 प्लस थीटा प्लस नॉर्मल वाला 90 इक्वल टू 360, और a इक्वल टू 180 माइनस थीटा, इक्वेशन 3। From 2 and 3, हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू A, इक्वेशन 4। Thus, from equation 1, delta equal to I plus E minus A, इक्वेशन 5। दो नंबर में अगर पूछा जाता है तो यहां तक करना होता है। 2 नंबर में एक्सप्रेशन डिराइव करने को बोलते हैं, डेविएशन के लिए एक्सप्रेशन निकालो, भाई इतना करना होता है। 3 नंबर में अगर सवाल पूछते हैं तो इससे आगे की बात बोलते हैं, इसके लिए ग्राफ खींचो, जो प्रैक्टिकल में भी खींचते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करोगे तो एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा। पहले I को बढ़ाने पर डेल्टा घटता है, घटकर मिनिमम वैल्यू अटेन करके फिर से बढ़ता है, तो वहां से हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना होता है। प्रैक्टिकल में तुम 6 ऑब्जर्वेशन लेते हो, 30 डिग्री पर ऑल पिन लगाकर, इधर से ऑल पिन लगाकर देखते हैं, 35 पर 40, 45, 50, 55 यहाँ पर, तो 30 से लेकर 55 डिग्री तक इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, कुल मिलाकर 6 ऑब्जर्वेशन। एक ब्लैंक पेपर A4 साइज के पेपर पे 3 ऑब्जर्वेशन एक साइड, 3 ऑब्जर्वेशन दूसरी साइड, वो तुम्हें फाइल में लगाना होता है कागज। ऑब्जर्वेशन कैसे लेना है लैब में आके तुम सीखोगे, और ऑब्जर्वेशन ले भी सकते हो। एक प्रिज्म खरीद सकते हो बाजार से, 35 रुपीज से लेकर 75 रुपीज तक अवेलेबल है मार्केट में साइज के हिसाब से। पेपर वेट का काम करेगा तुम्हारे स्टडी टेबल पे जब तक गिरा के तोड़ नहीं देते, और ये एक्सपेरिमेंट में तुम परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट वो वाला एक्सपेरिमेंट है जो सबसे ज्यादा आता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, और इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है 5 नंबर का, तो अपनी वर्थ प्रूव कर देगा। प्रिज्म अगर तुम उसमें इन्वेस्ट करते हो तो प्रिज्म खरीद सकते हो तुम बाजार से, 4 ऑल पे लेकर प्रैक्टिकल हो जाता है। तो सबसे सस्ता प्रैक्टिकल यही है, इसलिए सबसे ज्यादा लोगों को स्कूल में प्रैक्टिकल करने के लिए प्रिज्म वाला मिलता है। यानी तुम्हें मान के चलो 25% स्टूडेंट्स को तो प्रिज्म मिलना ही मिलना है। 100 बच्चों का प्रैक्टिकल है, 25 बच्चों को तो प्रिज्म, 1-2 प्रैक्टिकल आते हैं उनमें से एक प्रिज्म हो गया होगा, तो हाँ लैब में कर सकते। बस एक ही प्रॉब्लम है, ज्यादातर प्रिज्म के किनारे हाँ टूट गए, और उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, तुम भी जिम्मेदार हो, तुम भी यहाँ इसके आगे लिखना है। Now we can plot variation of delta with I, variation of delta with I as करके डैश लगा दो। ग्राफ में x एक्सिस पर I, y एक्सिस पर डेल्टा। ग्राफ का पैटर्न ऐसा,
इसमें मेंशन करेंगे डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अगर मैं उसके अलावा डेल्टा की कोई और वैल्यू लेता हूं तो ग्राफ दो जगह पर इंटरसेक्ट होता है, एक वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू आई, अनदर वैल्यू दूसरी ई के कोरस्पॉन्डिंग। जैसे यहां प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर मैं लगाता हूं, मैंने एस पे यहां पर मिरर रख दिया तो ये रे रिवर्स इसी पाथ को रिट्रेस करेगी, तो ये हो जाएगी इंसिडेंट रे, ई की जगह हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और आई हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसलिए दो वैल्यूज मिलती हैं। पर पर्टिकुलर मिनिमम डेविएशन वाली पोजीशन पर आई और ई बराबर हो जाते हैं। अगर आई ई के बराबर हो जाएगा तो ज्योमेट्री से देख सकते हो R1 भी R2 के बराबर हो जाएगा। रे QR बेस BC के पैरेलल मूव करेगी, इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। और इसकी मदद से हम इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। तुम्हारी एक एक्टिविटी है, तुमको बोलते हैं हॉलो प्रिज्म लो, बनाने वाले अभी बनाएंगे। वो IJSO वाले जो बच्चे ना जिनके फोटो छपते रहते हैं, वो आजकल प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपने लैब में, तो उनके लिए डिफरेंट प्रैक्टिकल सेट कर रहे हैं। तुमने ट्यूब्स भी देखी होंगी, कांच की ट्यूबलाइट साफ करके हमने बनाया उसको, है ना, विस्कोसिटी का एक्सपेरिमेंट करने के लिए फोटो सेल भी लगाया था। तो वो हॉलो प्रिज्म भी बना रहे हैं। तो हॉलो प्रिज्म में तुम डिफरेंट लिक्विड भर के लेजर लाइट से भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, एन निकाल सकते हो, और ऑल पेन से भी कर सकते हो। उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भरेंगे वो पता कर सकते हो। एक्टिविटी है तुम्हारी, तो लिखोगे फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट delta decreases with increase in I, attains minimum value, and then increases. Full stop. Next paragraph. For delta equal to delta m, I equal to E, and R1 equal to R2, QR parallel BC. It is called condition of minimum deviation। जब तुम फर्स्ट ईयर में चले जाओगे तो ये कंडीशन तुमको स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से निकालनी है। डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट होगा, स्पेक्ट्रोमीटर होगा, उसमें प्रिज्म टेबल होगी, इस पे प्रिज्म रखोगे और ये कंडीशन निकालोगे, जो यहाँ पर ऑल पेन की मदद से निकालोगे 12th में। वो फर्स्ट ईयर में स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से निकालोगे। इट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। उसको अंडरलाइन कर दो। यहां तक अगर पूछा जाता है तो 3 नंबर। इसके आगे अगर पूछते हैं, बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो प्रिज्म के मटेरियल का, तो फिर पूरे 5 नंबर। साथ में कुछ अगला क्वेश्चन और जोड़ देते हैं छोटा। आल्सो फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी मे राइट, स्नेल्स लॉ लगा के हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम स्नेल्स लॉ वी मे राइट n इक्वल टू sin i upon sin r, but I equal to a plus delta m by 2। कैसे आया? यहां से आया। ये सिचुएशन मैंने इसमें रखी, डेल्टा की जगह डेल्टा m रखूंगा, e की जगह i रख दूंगा, तो मुझे 2i मिलेगा। a प्लस डेल्टा m, तो i मिलेगा a प्लस डेल्टा m by 2। यहाँ मेंशन कर दोगे रेफरेंस साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 5, from equation 5 and r equal to a by 2। कैसे रेफरेंस साइड में मेंशन करोगे? r1 equal to r2 equal to r से माना, तो कौन सी इक्वेशन से? 4 से। फ्रॉम इक्वेशन 4
4 में R1 को R2 के बराबर रख दिया, R लिख दिया, तो R मिलता है A/2 10। रिजल्ट क्या मिला? n इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। ब्लॉक में बंद कर दो। क्या नाम है इस फॉर्मूले का? क्या कहते हैं इसको? प्रिज्म फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। बहुत काम का है। प्रिज्म के मैक्सिमम न्यूमेरिकल से सॉल्व हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। 5 नंबर के डेरिवेशन में पूछने वाला क्वेश्चन आता है, तुमसे पूछते हैं 1 नंबर में, व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा अगर इस प्रिज्म को पानी में डुबो दें? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा? ऐसे कुछ भी मत बोलो, सोचो। जब ये हवा में है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा के रिस्पेक्ट में, कांच का बना हुआ है, 3/2 है, 1.5। अगर मैं पानी में डुबो देता हूं तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में 9/8 कम हो गया। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया पानी में डुबोने पर, n कम हो गया, ज्योमेट्री तो चेंज हो नहीं रही है, तो फिक्स है, तो a तो चेंज नहीं होगा। n कब कम होगा? जब डेल्टा m कम होगा। बढ़ेगा कैसे? थीटा कम होता है तो साइन थीटा कम होगा। तो स्टार मार्क करके नीचे स्टेटमेंट लिखोगे, if prism is immersed, if prism is immersed in water, prism is immersed in water, then delta m, या तो एरो बना दो नीचे की तरफ, डिक्रीजेस, लैंग्वेज में लिख सकते हो या एरो बना सकते हो, डेल्टा m डिक्रीजेस, कम हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया कैसे कम हो जाएगा? पानी में डुबोया हमने, n कम हो गया क्योंकि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी के रिस्पेक्ट में 9/8। डेंसिटी का डिफरेंस कम हो गया, n कम हो गया। n कम हो गया तो किसके कम होने से? डेल्टा m के कम होने से। कभी कभी पूछते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात करते हैं, लिखोगे स्पेशल केस डैश फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। अगर प्रिज्म का एंगल बहुत छोटा है, फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, तुम प्रैक्टिकली वेरीफाई करके देखना, 10 डिग्री की वैल्यू रेडियन में निकालना, फिर साइन ऑफ 10 डिग्री देखना टेबल में, फिर tan ऑफ 10 डिग्री देखना, तीनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए साइन थीटा होता है थीटा के बराबर। तो मैं इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करूंगा, मैं लिखूंगा n इक्वल टू a प्लस डेल्टा m अपॉन a, साइन हटा दिया, बाय 2 कट गया, रीअरेंज किया, मुझे मिलता है डेल्टा, जो डेल्टा m के बराबर है, a इज कॉमन, n-1। ये फॉर्मूला मिलता है स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए। इस फॉर्मूले से क्या बात सामने आई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, डजंट मैटर, डेल्टा रिमेन सेम, उस पर डिपेंड नहीं करता, गिवन प्रिज्म के लिए फिक्स है। तो फिर से स्टार मार्क करोगे, स्टेटमेंट लिखोगे क्लियरली, डेल्टा m is independent of I, clearly delta m is independent of I, condition है for small angled prism, for small angled prism। तुमने रिफ्रैक्शन में क्या क्या सीखा? तुमने रिफ्रैक्शन में सीखा कि जो लेंस होता है और जो मिरर होता है, ये तो क्या करते हैं? ये करते हैं कन्वर्जेंस प्रोड्यूस करते हैं या फिर डाइवर्जेंस प्रोड्यूस करते हैं। जबकि प्रिज्म क्या करता है? डेविएशन एंड डिस्पर्शन। डेविएशन के कारण डिस्पर्शन होता है। मीडियम दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्पर्सिव, एक होता है नॉन डिस्पर्सिव। हवा है, वैक्यूम है, नॉन डिस्पर्सिव। इसमें सभी कलर सेम स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलते हैं। पर कांच है और पानी है, ये डिस्पर्सिव मीडियम है, इसमें अलग अलग कलर अलग अलग स्पीड से चलते हैं। अलग अलग स्पीड से चलेंगे तो तुमने एक फॉर्मूला सीखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n = c/v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा। लाल रंग तेज चलता है पानी में, नीला रंग धीरे चलता है। तुम स्कूबा डाइविंग कर रहे हो, पानी के अंदर हो, तुम्हारे 2 दोस्त और पानी के अंदर हैं,
एक दोस्त इधर है, डिस्टेंस मान लो 25 मीटर, दूसरा इधर है 25 मीटर, तुम दोनों को साइमल्टेनियसली देख पा रहे हो। एक तुम्हें रेड कलर का सिग्नल दिखाता है, एक ब्लू कलर का, किसका सिग्नल पहले मिलेगा? रेड वाला सिग्नल तुम्हें पहले मिलेगा। रीजन, रेड फास्ट ट्रेवल करेगा थ्रू व्हाट? डिस्पर्सिव मीडियम। तो यहां पर हमें डिस्पर्शन को डिफाइन करना है। प्रिज्म डिस्पर्शन प्रोड्यूस करता है, डेविएशन भी प्रोड्यूस करता है। तो सब हेडिंग डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डिस्पर्शन एक फिनोमेना है, उसमें क्या होता है? पॉलीक्रोमेटिक लाइट, एक ऐसी लाइट जिसको व्हाइट लाइट को क्या बोलते हैं? पॉलीक्रोमेटिक, कंसिस्ट ऑफ मेनी वेवलेंथ, एक से ज्यादा वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक किसको कहते हैं? कंसिस्ट ऑफ वन वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक का एग्जांपल सोडियम लैंप से मिलने वाली येलो लाइट, मोनोक्रोमेटिक। कितनी वेवलेंथ? 550 नैनोमीटर। और नियॉन बल्ब से मिलने वाली ऑरेंज लाइट टेस्टर में, वो भी मोनोक्रोमेटिक। एलईडी से मिलने वाली लाइट नियरली मोनोक्रोमेटिक। लेजर हाईली मोनोक्रोमेटिक। तो लिखोगे डिस्पर्शन में इट इज स्प्लिट हो जाता है। इट इज स्प्लिटिंग ऑफ polychromatic light. It is splitting of polychromatic light into its constituents, into its constituent colors, into its constituent colors. इसको कहते हैं डिस्पर्शन। रेनबो में जो कलर्स दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन, प्रिज्म में जो कलर्स दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन। ये दो ही केस है। तुमसे पूछे सोप बबल में जो कलर्स दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। तुमसे पूछे सीडी डीवीडी में जो कलर्स दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। मोर के पंखों में जो शेड नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। तो ये अलग अलग है जिसने हम आगे पढ़ेंगे बाद में। अभी इसी पे फोकस करते हैं। डिस्पर्शन में और कुछ डिटेल तुमको लिखनी है, तुम लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके। ए प्रिज्म कैन प्रोड्यूस थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ए हटा दो, प्रिज्म के आगे लिखो टू और मोर प्रिज्म। टू और मोर प्रिज्म प्रोड्यूस dispersion without deviation, produce dispersion without deviation and deviation without dispersion। यानी डेविएशन तो होगा, डिस्पर्शन नहीं होगा। पहले वाले में डिस्पर्शन तो होगा पर डेविएशन नहीं होगा। when suitably oriented, when suitably oriented, ठीक तरह से जमा के रखें उनको। तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंपटीशन में तुम इसको डिटेल में पढ़ते हो, एमपी बोर्ड में भी फुल डिटेल है, पर सीबीएसई में, आरबीएसई में इसमें डिटेल नहीं आती। इसमें तुम्हें बस इतना सा जानना है कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन हो सकता है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन हो सकता है। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन होगा तो साथ में कंडीशन होगी फॉर द मीन रे। मीन रे का मतलब येलो लाइट। तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का मतलब क्या है कि मैंने एक प्रिज्म यहां लगाया, दूसरा प्रिज्म इसके साथ ऐसे उल्टा लगाया, इधर से लाइट जा रही है, जो मीन रे यानी येलो लाइट है वो इसी के अलॉन्ग सीधी चली जाती है। हालांकि उधर जो बीम मिलती है उसमें 7 कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं, पर येलो इसी लाइन के अलॉन्ग जाती है। तो बोलेंगे डिस्पर्शन तो हो रहा है पर डेविएशन नहीं हो रहा है। किसके लिए? मीन रे के लिए नहीं हो रहा, तो मान लेंगे कि नहीं हो रहा है। ये लॉजिक है। तो इसके तुम्हें डायग्राम्स प्रिपेयर करने हैं। एनसीईआरटी में 2 डायग्राम दिए हुए हैं। एक तो है प्योर डिस्पर्शन का कि लाइट प्रिज्म पर पड़ी 7 कलर्स में डिस्पर्स हो गई, वो तुम्हें तैयार करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी लिखवा रहा हूं मैं और मैंने मेंशन किया हुआ भी है। एक और डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 2 प्रिज्म मिलाकर दिए हुए हैं और वो जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, क्योंकि पैरेलल जा रही थी।
इसके कॉन्ट्रेरी डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन वो भी तैयार करना है, पर वो एनसीईआरटी में नहीं होगा, मिलेगा एससी वर्मा में। एससी वर्मा से वो डायग्राम तुमको तैयार करना होगा। तो लिखोगे नोट लगा के, प्रिपेयर 3 diagrams for prism showing dash dispersion। फर्स्ट हो गया डिस्पर्शन, सेकेंड प्रेडिक्ट करो क्या लिखना है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। सेकेंड और थर्ड अपने आप लिख दो, एक में डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, एक में डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस तुम्हें अपने आप करनी है, मैं नहीं करवा रहा हूं। कंपटीशन में बहुत ज्यादा डिटेल में तुमको पढ़ाया जाता है, डिस्पर्सिव पावर होती है डेल्टा वी, डेल्टा आर, एंगुलर डिस्पर्शन होता है, पर ये सब सीबीएसई में नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल, सम नेचुरल फिनोमेना है, देखो सम नेचुरल फिनोमेना। प्रिज्म में टीआईआर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, प्रिज्म को टीआईआर के साथ कंबाइन करके तुमसे पूछा जाता है कौन से रे का टीआईआर होगा, कौन सी का नहीं होगा, वगैरह वगैरह। सब नेचुरल फिनोमेना में पढ़ना है। स्कैटरिंग फर्स्ट है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, दोनों से ज्यादा जनरल टर्म है ब्रॉड सेंस में। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग है। तो स्कैटरिंग होता क्या है, जब लाइट मीडियम के पार्टिकल्स पर जाकर गिरती है, मीडियम के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके ज्यादा देर ये एनर्जी रख नहीं पाते, री रेडिएट करते हैं। तो ये जो फिनोमेना है एब्जॉर्प्शन एंड री रेडिएशन इज कॉल्ड स्कैटरिंग। अगर डिक्शनरी मीनिंग की बात करें, स्कैटर होने का मतलब होता है छितरा देना, तितर बितर कर देना, फैला देना, उसको कहते हैं स्कैटर। तो ये पार्टिकल लाइट को फैला देते हैं। लाइट को फैला देने की वजह से हमारी पृथ्वी पर जहां पर वायुमंडल मौजूद है, ये इफेक्ट है कि लाइट एकदम से फैल जाती है चारों तरफ। सूरज की रोशनी भी फैल जाती है, ट्यूबलाइट या बल्ब जलाते तो भी लाइट फैल जाती है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। ये ग्लास अगर चंद्रमा पर लगाई जाए तो हर एक की कॉपी के ठीक ऊपर एक बल्ब लगाना पड़ेगा या लैंप लगाना पड़ेगा, बिकॉज वहां पर लाइट का ऐसा इफेक्ट नहीं होता। दिन में जब सूरज निकलता है तब भी रोशनी फैलती नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर अगर तुम जाते हो, तुम्हारे पास में जो दूसरा है उससे तुम्हारी दुश्मनी, उसको तुम कितनी गाली दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट, मीडियम। एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से स्कैटरिंग नहीं हो पाती, स्कैटरिंग नहीं हो पाने की वजह से लाइट का इफेक्ट, फैलने वाला इफेक्ट नहीं। हाथ ऊपर करो, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ, कुछ कहना है? सबसे पहले तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, वो डेवलप करो। अपनी बात को अच्छे से रखने का, सही तरीके से सबके सामने रखने का कॉन्फिडेंस, ये बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। पटाखे की तरह मत फूट जाया करो, कुछ बोल के चुप हो गए। कुछ भी कहना है पहले इंडिकेशन दो, हाँ मुझे कहना है, रेज योर हैंड, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, फिर पूरे विश्वास के साथ अपनी बात रखो। दिस इज राइट वे। तो हमें पढ़ना है स्कैटरिंग की डेफिनेशन को, लिखोगे इट इज द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट इज द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन and then re-radiation of light, re-radiation of light by particles of the medium, by particles of the medium। इसको दो अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया, एक का नाम रेली, लॉर्ड की उपाधि मिले उसको, दूसरे हमारे भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन। जो एमपी बोर्ड वाले हैं उनके सिलेबस में दोनों तरह की स्कैटरिंग है, बाकी सिर्फ रेलीज स्कैटरिंग क्राइटेरिया पढ़ना है बाकी बोर्ड वाले बच्चों।
तो रेली वही है जिसने एंड करेक्शन दिया था, 11th क्लास में तुमने पढ़ा था एंड करेक्शन। अब ये जो एंड करेक्शन टर्म है वो हम दो इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, रेजोनेंस ट्यूब या ओपन पाइप क्लोज पाइप के साथ। तो एंड करेक्शन अगर उसके साथ एसोसिएट करें तो एंड करेक्शन का मतलब है एंटी नोड ठीक ओपन एंड पर बनकर थोड़ा सा ऊपर बनता है 0.3 टाइम्स डायमीटर या 0.6 टाइम्स रेडियस। ये रेली ने बताया था। एंड करेक्शन हम मीटर ब्रिज के लिए भी यूज करते हैं। ये इस टर्म को मीटर ब्रिज में एक डिफेक्ट आता है, एरर आता है बिकॉज ऑफ एंड पर जो वायर की लेंथ घुमा दी है या सोल्डर की है उसके कारण, तो उसको बोलते हैं एंड करेक्शन। उसके लिए जो कंपेंसेट करने के लिए करेक्शन लगाते हैं उसको बोलते हैं एंड करेक्शन। तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए माइंड में। तो वो लॉर्ड रेली, उन्होंने स्कैटरिंग का क्राइटेरिया दिया, 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। तो सब हेडिंग रेलीज स्कैटरिंग क्राइटेरिया 2 नंबर, RAYLEIGH पोस्ट ऑफिस एस रेलीज स्कैटरिंग क्राइटेरिया। इसमें डैश लगा के तुम लिख सकते हो। According to Rayleigh, if size of scatterer, जो particles scattering produce कर रहे हैं उनको हम नाम देते हैं scatterer। According to Rayleigh, if size, S-I-Z-E, size of scatterer ब्रैकेट में स्मॉल है is less than wavelength ब्रैकेट में सिंबल लैम्डा of light, that is मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दो a less than lambda। इसको फील करो, महसूस करो। कौन स्कैटरिंग करेगा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, उस पर लाइट आकर गिर रही है एटमॉस्फेयर में, तो हवा के जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उनका साइज कितना होता है? एंगस्ट्रॉम मिनट। लाइट की वेवलेंथ किस ऑर्डर की है? तो तुम्हें पता है आवर आईज आर मैक्सिमम सेंसिटिव फॉर येलो ग्रीन कलर हैविंग वेवलेंथ 555 नैनोमीटर, 10 की पावर -7। क्लियरली विजिबल है कि ये इसका 1/1000 गुना है, इट इज स्मॉल। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो कहां पर फुलफिल होगी? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर के लिए फुलफिल होगी, पर किसके लिए फुलफिल नहीं होगी? धुआं है, धुएं के पार्टिकल्स बड़े होंगे, क्लाउड है, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, मॉइस्चर, वो साइज में बड़े होंगे, उनके लिए फुलफिल नहीं होगा। तो वहां पर रेलीज क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगा धुएं के केस में, बादलों के केस में। कहां पर फॉलो होगा? स्काई अपीयर्स ब्लू, सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। और कहां फॉलो होगा? डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, यहां फॉलो होगा। उसको समझना है हमें। कंप्लीट कर दो स्टेटमेंट को। तो मैं लिखा अकॉर्डिंग टू Rayleigh, if A less than lambda, then intensity of scattered light is given as I proportional 1 upon lambda raised to power 4। ये हो गई इंटेंसिटी स्कैटर्ड लाइट, I proportional 1 upon lambda raised to power 4। जैसे तुम देखते हो पावर 4, तुम्हें याद आ जाता है 11th क्लास का स्टीफन्स लॉ, सिग्मा टी रेज़ टू पावर 4। यही तरीका है याद रखने का, लिंक करने का। इसका इंटरप्रिटेशन ये है, जो शॉर्टर वेवलेंथ होंगी पूरे विबग्योर में, छोटी वेवलेंथ कौन सी है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। इनकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। स्कैटरिंग ज्यादा होने का मतलब ज्यादा फैलेगी। लिखो स्टार मार्क करके, शॉर्टर वेवलेंथ गेट स्कैटर्ड मोर, शॉर्टर वेवलेंथ्स गेट स्कैटर्ड मोर। जो फैलेगा वो नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कचरा जब तक कचरे के डब्बे के अंदर है तब तक साफ सफाई दिख रही है,
कुत्ता आया, बिल्ली आई, उसने उसमें खाने की चीज ढूंढने के लिए गिरा दिया डब्बे को, कचरा फैल गया, तो अब क्या दिख रहा है? कचरा। तुमने कोई पेंटिंग बनाई, उसमें कोई पर्टिकुलर कलर फैल गया, तो उस पेंटिंग में वही कलर सबसे ज्यादा नजर आएगा, प्रीडोमिनेंट हो जाएगा। एक एस्पेक्ट ये है। तो इसके बेसिस पे हम समझेंगे आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। इसका अगला एस्पेक्ट, तेज हवा चली, वो कचरा जो एक लिमिटेड बाउंड्री में फैला था, तेज हवा ने उसको और फैला दिया, इतना फैला दिया, इतना डाइल्यूट हो गया कि अब कचरा नजर ही नहीं आ रहा। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट ये है कि डाइल्यूशन इतना ज्यादा हो जाए फैलते फैलते कि वो चीज जो अभी सबसे ज्यादा नजर आ रही थी वो अब नजर नहीं आ रही। तो क्या नजर आएगा? बाकी बचा हुआ। सनलाइट माइनस स्कैटर्ड लाइट इज रेडिश। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त सूरज लालिमा युक्त नजर आएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन है। दोनों एस्पेक्ट हमें समझने हैं। एप्लीकेशन सब हेडिंग 2-2 नंबर में एप्लीकेशन आता है। रिलीज स्कैटरिंग क्राइटेरिया की एप्लीकेशन। फर्स्ट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई। ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो तुम में से कोई अगर बताना चाहता है, रेज योर हैंड, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। आसमान नीला क्यों दिखता है? हाथ ऊपर करो, फिर बताओ। हाँ बोलो। क्यों? सबसे ज्यादा तो वॉयलेट की हुई, वॉयलेट दिखना चाहिए। उसके बाद इंडिगो की होगी तो इंडिगो दिखना चाहिए। ब्लू क्यों? हाँ अच्छा, बैठो। हाँ हाँ सही कह रहा है ना? हाँ हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ वॉयलेट सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले वॉयलेट स्कैटर होता है। बैठो, मुझे कुछ कम समझ में आया। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ हाँ, ये बात मुझे समझ में आ रही है। बैठो। हमने पढ़ा है आवर आईज आर मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलो ग्रीन, और हमारी आंखों की सेंसिटिविटी जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ विजिबल रीजन की तरफ जाते हैं बढ़ती जाती। यानी वॉयलेट के लिए कम सेंसिटिव, इंडिगो के लिए उससे ज्यादा सेंसिटिव, ब्लू के लिए उससे ज्यादा सेंसिटिव। तो जो स्कैटर हो रही है लाइट, उनमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारी आंखें कौन से कलर के लिए? ब्लू के लिए। दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। लिखो, अकॉर्डिंग टू रेली, according to Rayleigh's criteria, according to Rayleigh's criteria, comma, the sunlight gets scattered from atoms and molecules of air full stop. Violet, indigo and blue colors, violet, indigo and blue colors get scattered the most, get scattered the most. Full stop. Our eyes, ये भी एक लिखने का तरीका है। मैं नए तरीके से लिखा है तुमको। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी हुई, लिखने का एक तरीका है। जरूरी नहीं है लैंग्वेज यूज करो, तुम इसको शॉर्ट करके लिख सकते हो। आवर आईज आर मोस्ट सेंसिटिव फॉर ब्लू, दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। तो इसको तुम अपने वर्ड्स में शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। मैं भी इसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा सकता था। मैंने अलग अलग तीनों बैच में अलग अलग लैंग्वेज लिखाई है, वो तुम देख सकते हो। हाँ बोलो। हाँ नहीं दिखता आसमान, उसके एक्सप्लेनेशन अब दे रहा हूं ना मैं। वो सन दिखता है, सन के आसपास का एरिया दिखता है रेडिश।
उसका एक्सप्लेनेशन अगला सेकेंड देखो अगली एप्लीकेशन रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन at the time of sunrise and sunset reddish appearance of sun at the time of sunrise and sunset इसमें डैश लगा के लिखोगे at the time of sunrise and sunset at the time of sunrise and sunset comma sunlight has to travel greater distance in atmosphere to reach observer greater distance through atmosphere कर दो या in atmosphere कर दो to reach observer as shown एक डायग्राम बना रहा हूं तुम्हें बनाना है ये हमारी पृथ्वी our earth ये पृथ्वी का वायुमंडल the atmosphere यहां कहीं है ऑब्जर्वर at the time of sunrise and sunset sun is at the horizon सूरज की स्थिति ये है यहां है सनलाइट पहुंची ऑब्जर्वर तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की सनलाइट ने माना कि एटमॉस्फेयर के अंदर यहां से लेकर यहां तक ये दूरी x तय की दिन के 12 बजे जब सन की पोजीशन ये होगी तो एटमॉस्फेयर के अंदर सनलाइट को जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है y डायग्राम से तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए x ग्रेटर देन y यही तुमने लिखा है लैंग्वेज कि सनराइज और सनसेट के वक्त लाइट को एटमॉस्फेयर में ज्यादा दूरी चलना पड़ता है और स्कैटरिंग का कारण है एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन तो यहां क्या हो रहा है बार बार स्कैटरिंग हो रही है तो सेकेंड एस्पेक्ट आ गया डाइल्यूशन हो रहा है इतना डाइल्यूट हो गया जो सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहे हैं वायलेट इंडिगो एंड ब्लू स्कैटर होकर खत्म हो गए जैसे तुम्हारा दूध का भरा ग्लास रखा है मैंने इसमें 2 बूंद इंक डाल दी शाही तुम वहां नहीं थे सुने वापस आओगे तब तक वो स्कैटर होगा खत्म तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें इंक मिली हुई है डाइल्यूशन इतना ज्यादा हो जाएगा तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो तो डाइल्यूट हो जाएगी तो बाकी क्या बची सनलाइट माइनस शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर लाइट व्हिच इज रेडिश तो कंप्लीट करेंगे स्टेटमेंट को 10 the shorter wavelengths get scattered more and thus diluted या तो लिख दो diluted या लिख दो removed दोनों वर्ड यूज कर सकते हो diluted ब्रैकेट में लिख दो और removed खत्म हो जाएंगे और removed ब्रैकेट क्लोज so what we see जो हमें दिखाई देगा so what we see is sunlight minus 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 scattered light देखो सिंबल जानबूझ के इसलिए नहीं बनाया क्योंकि सिंबल बनाते तो मीनिंग क्लियर नहीं होता लिख दिया माइनस सनलाइट माइनस स्कैटर्ड लाइट व्हिच इज रेडिश लाल रंग उसमें प्रधान रहेगा प्रीडोमिनेंट रहेगा व्हिच इज रेडिश ठीक है थर्ड एप्लीकेशन डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या
रेड कलर दूर से दिखाई देता है, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उसकी स्कैटरिंग नहीं होती। इससे और आगे जाएं, मेले में जाओगे, मचान बनाए हुए हैं, मचान में पुलिस वाले बैठे हैं, वो नजर रख रहे हैं पूरे मेले में, किससे? इंफ्रारेड डिवाइसेस है उनके पास, अंधेरे में देख सकने वाले, स्कैटरिंग नहीं के बराबर। अगर हमें धुंध धुएं कोहरे में देखना है, हेज फॉग मिस्ट, तो हम क्या यूज करेंगे? इंफ्रारेड। इलेक्ट्रॉनिकली देखेंगे, डायरेक्ट तो देख नहीं सकते। एक और पॉइंट लिख दो स्टमक पर। इंफ्रारेड डिवाइसेस आर यूज्ड to see through dark, haze, H-A-Z-E, haze, fog, F-O-G, fog, or mist, M-I-S-T, mist. Haze, fog और M-I-S-T, mist. इन वर्ड से तुम्हें फैमिलियर होना चाहिए, नहीं हो तो अभी सर्दी आएगी तो हो जाओगे फैमिलियर। धुंध, धुआं, कोहरा, ये सब इनको बोलते हैं, मिलते जुलते हैं शब्द, तो वो यूज करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिकली देखेंगे। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट स्कैटरिंग। अब सवाल होता है बादल और धुआं वो सफेद क्यों दिखते हैं? तो हम बोलते हैं वहां पर रेली का क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो बादल को बनाने वाले पार्टिकल और धुएं को बनाने वाले पार्टिकल इक्वली स्कैटर कर देते हैं सभी कलर्स को, सारे कलर्स इक्वली स्कैटर होकर वापस क्या बनाते हैं? व्हाइट। अब मान लो बादल में पानी ज्यादा है तो काला दिखेगा, लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। मिट्टी ज्यादा है तो मटमैला दिखेगा बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। हाँ होती है ना मिट्टी, धूल मिलके। ध्यान से ऑब्जर्व किया करो सारी चीजों। मटमैला बादल होता है, काला बादल होता है। तो ये हमने कुछ नेचुरल फिनोमेना में स्कैटरिंग को पढ़ा। नेक्स्ट आर्टिकल हेडिंग रेनबो, इंद्रधनुष। क्वेश्चन इज, सवाल पूछ रहा हूं तुमसे, 4 ऑप्शन वाला। रेनबो कैसा होता है? 4 ऑप्शन। सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, पैराबोलिक, इलिप्टिकल। एक मिनट, अगला सवाल, 2 सवाल एक साथ है। रेनबो कैसा दिखाई देता है? पहला सवाल क्या था? रेनबो कैसा होता है। दूसरा सवाल है रेनबो कैसा दिखाई देता है। अगेन 4 ऑप्शंस आर देयर, सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, इलिप्टिकल, पैराबोलिक। सबसे पहले तो बताओ ये 2 अलग अलग सवाल है या एक ही सवाल है? तो जिनको लगता है ये एक ही है समझ लें इस बात को, ये दोनों अलग अलग सवाल है। तुम कैसे दिखाई देते हो? चश्मा लगाकर तुम सिंसियर दिख सकते हो। तुम कैसे हो? तुम बदमाश हो सकते हो, घूमने फिरने वाले हो सकते हो। ठीक है, तो 2 अलग अलग सवाल है, कैसा दिखाई देता है और कैसा है। जहां से हम रेनबो को देखते हैं हमें सेमी सर्कुलर दिखाई देता है, पर अगर एरोप्लेन में जाकर ऊंचाई से देखें या ऊंचे पहाड़ पे से देखें तो पूरा सर्कल दिखेगा। तो होता सर्कुलर है, दिखता है सेमी सर्कुलर। सर्कुलर क्यों होता है? क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट की सिमेट्री स्फेरिकल है, इसलिए ये सर्कुलर दिखाई देता है। अगर तुम्हें आर्टिफिशियली रेनबो बनाकर देखना है, रेनबो देखने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सी रेनबो? तो हमारी पीठ सूरज की तरफ होनी चाहिए। तुम क्या करोगे? स्प्रेयर लेके जाओ छत पे सुबह या शाम के वक्त, जब धूप चढ़ रही हो या जब धूप जाने वाले है। स्प्रेयर जो बर्नौलीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो स्प्रेयर लेकर गए, सुबह गए तो सूरज की तरफ पीठ की, पूरब की तरफ इधर स्प्रे किया तो इन ड्रॉपलेट्स में पूरा सर्कल दिखेगा तुमको रेनबो। शाम के वक्त गए तो फिर सूरज की तरफ पीठ की, पश्चिम उधर है, उधर पूर्व है, इधर स्प्रे किया तो पूरा तुम्हें सर्कल दिखेगा। तो इस तरह से तुम देख सकते हो। तो कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है? एटमॉस्फेयर में बारिश हुई होनी चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हो और ऑब्जर्वर की पीठ सन की तरफ। दीज आर द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये 2 कंडीशन लिखनी होती है, 2 नंबर में पूछा जाता है। रेनबो के बारे में कुछ बातें और पता होनी चाहिए।
अगर तुम अराउंड 42 डिग्री पर देखो, हॉरिजॉन्टल से 42 डिग्री पर, तो तुम देख सकते हो प्राइमरी रेनबो जिसमें कलर्स का सीक्वेंस होता है रेड टू वायलेट। इसकी ज्योमेट्री एनसीईआरटी में दिखाई हुई है, दो ड्रॉपलेट की मदद से इसकी फॉर्मेशन को समझाया है कि सनलाइट एंटर करती है ऊपर की तरफ से, रिफ्रैक्ट होती है, साथ में डिस्पर्स भी हो जाती है, रेड एंड वायलेट सेपरेट हो जाएंगे। फिर TIR नहीं होता, ये समझना है तुम्हें, IR होता है, एंड IR इज डिफरेंट फ्रॉम TIR। इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद ये लाइट यहां पहुंचती है ऑब्जर्वर तक, तो एक ड्रॉप से एक रे आती है, दूसरी ड्रॉप से दूसरी रे, तो ऊपर आता है रेड और नीचे आता है वायलेट, ऐसा मिलता है 42 डिग्री एंगल पर। तो कलर्स का सीक्वेंस रहता है रेड टू वायलेट। इसमें लाइट ने सफर किया दो रिफ्रैक्शन और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा कहा जाता है अगर तुम भाग्यशाली हो, यू आर लकी इनफ, तो थोड़ा सा तुम और ऊपर गर्दन को करो 52 डिग्री 55 डिग्री के अराउंड, तो 55 डिग्री के आसपास जो ऊपर वाली ड्रॉपलेट्स हैं, इनमें लाइट रे एंटर करेगी नीचे से, रिफ्रैक्ट होगी, इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी, फिर इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर पहुंचेगी ऑब्जर्वर तक। यानी दो इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड दो रिफ्रैक्शन। तुम्हें दिखाई देगा सेकेंडरी रेनबो, इसमें कलर्स का सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा। एनसीईआरटी में बना हुआ डायग्राम, वहां से तुम देख सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं है कि तुम सीखो। तो कलर्स का सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा, अब हो जाएगा विबग्यो वायलेट टू रेड, पर इसकी इंटेंसिटी कम होगी। रीजन तुम्हें समझ में आ रहा है, एक फिनोमेना ज्यादा हो रहा है, दो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहे, तो लॉसेस ज्यादा हो। अगर तुम और भाग्यशाली हो तो इसके ऊपर और भी इंद्रधनुष तुम्हें दिख सकते हैं, जिनको कहते हैं स्पूरियस बोस। याद रखने की जरूरत नहीं है, SPURIOUS, स्पूरियस बोस। तो दिस इज ऑल अबाउट रेनबो। अब इसके बाद हमको पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कल पढ़ेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में, उनको मैं क्लियर कर दूं। हाँ, बोर्ड क्लास में कोई छुट्टी नहीं है, बोर्ड क्लास लगेगी, अपने टाइम पर लगेगी। तुम अगर उस टाइम बिजी हो तो तुम अपना टाइम चेंज कर लो, दूसरे टाइम आ जाओ। मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा कल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सुबह 6 से 7, फिर 8 से 9, फिर शाम को 7 से 8 और 8 से 9। तो किसी भी टाइम आकर उसको पढ़ सकते हो। सारे लेक्चर सेम चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। थैंक यू।